बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोटिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ माइक्रोब्स। एक्चुअली वही पहले वाला टॉपिक है, और क्योंकि काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं तो इसीलिए मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स में समझा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने देखा ही था कि माइक्रोब्स काफ़ी सारी जगहों पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं, ये जो है बायोडिग्रेडेशन में हेल्पफुल हैं, ये डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा फूड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यानी कि हम माइक्रोब्स के बेनिफिशियल एस्पेक्ट को देख रहे थे। तो आज हम एक और कैटेगरी को देखने वाले हैं जो है माइक्रोब्स इन बायो रेमिडिएशन। माइक्रोब्स बायो रेमिडिएशन में किस तरह से रोल प्ले करते हैं। ठीक है। बायो रेमिडिएशन किसे कहा जाता है वो इंशाल्लाह भी आपको कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा। माइक्रोब्स इन बायो रेमिडिएशन। ठीक है। माइक्रोब्स हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये यहाँ मैं लिख रही हूँ फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस और मेंटेन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है। माइक्रोब्स हमारे इन्वायरमेंट की मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और किस तरह से इन्वायरमेंट को मेंटेन करेंगे ये, तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब वो पॉल्यूशन किसी भी तरह की हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि लैंड पॉल्यूशन यानी ज़मीनी आलूदगी, और एयर पॉल्यूशन यानी हवाई आलूदगी, और इसके अलावा आबी आलूदगी भी होती है यानी कि वाटर पॉल्यूशन। काफ़ी सारी जगहों की पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन होती किस वजह से है कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक, ठीक है, बल्कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली टॉक्सिक। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक है और सरप्राइजिंगली ये स्टेबल भी होते हैं, यानी कि इनको ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और हमारे लिए डेंजरस भी हैं। ये किसी भी लाइफ फॉर्म से ये कांटेक्ट में आएंगे ना तो ये डेंजरस साबित हो सकते हैं। अब ये केमिकल्स कुछ ऐसे भी होते हैं, नेचुरल केमिकल्स होते हैं इन्वायरमेंट में जो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कॉज करते हैं, और कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक केमिकल्स का क्या मतलब है? सिंथेटिक सिंथेटिक या सिंथेटिक केमिकल्स ये वो केमिकल्स हैं जो कि इन्वायरमेंट, जो कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं ना उसके अंदर बनाए जाते हैं, जैसे कि हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। अब ये जो केमिकल्स है ये हमारी इंडस्ट्रीज बनाती है। हर्बिसाइड्स किस ज़रिए के लिए, मतलब किस वजह के लिए यूज़ किया जाता है हर्बिसाइड को? तो हर्बिसाइड को हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स के अंदर जो वीड्स वगैरह होती हैं, जो एक्सेस वहाँ पे प्लांट्स होते हैं उनको किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं हर्बिसाइड्स। ठीक है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और पेस्टिसाइड्स पेस्ट को किल करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है क्रॉप्स के अंदर। ये सब सारे केमिकल्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? क्रॉप्स के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि हम क्रॉप्स की क्वालिटी एज वेल एज़ क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर सकें और हमारे जो है वो एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो। ठीक है, क्रॉप्स की क्वालिटी इम्प्रूव होती है।
तो ये सारे केमिकल्स वहाँ यूज़ तो होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इन केमिकल्स की ओवरडोज हो जाए तो वहाँ पर ये जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ये प्लांट्स के साथ जो है ना ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये किसी दूसरी लाइफ फॉर्म के साथ कांटेक्ट में आ जाएं केमिकल्स, जैसे कि बर्ड्स के साथ, या ये जो है वो स्प्रे करते वक्त ये हवा में किसी तरीके से फैल जाएं, ठीक है, किसी भी तरीके से ये दूसरी लाइफ फॉर्म के साथ जो है वो कांटेक्ट में आ सकती हैं, या वो प्लांट्स इस्तेमाल किए जाएं जो कि जिनमें ओवरडोज हो गया स्प्रे का, और उनको फिर हम कंज्यूम कर लें यानी ह्यूमंस, तो ये हमारे लिए भी ख़तरनाक हो सकते हैं, ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए, ठीक है। इसलिए ये जो सारे केमिकल्स हैं, क्योंकि ये भी किसी ना किसी तरीके से हवा में या फिर ज़मीन में अगर इनका ओवरडोज है तो ये सॉइल के अंदर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन कर सकते हैं, लैंड पॉल्यूशन। तो इसलिए इन केमिकल्स को भी हम क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट्स। असल में पॉल्यूटेंट हम कहते हैं किसको हैं, हर वो केमिकल जो कि डेंजरस है, टॉक्सिक है, और जो हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी ज़रिए से, चाहे वो एयर में कॉज कर रहा हो, लैंड में, या फिर सॉइल में, कहीं पर भी, वाटर में, अगर वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो उस केमिकल को पॉल्यूटेंट कहा जाता है, क्रिएट्स पॉल्यूशन। ओके, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन पॉल्यूटेंट्स को, यानी ये सारे केमिकल जो कि इंडस्ट्रीज़ में बनाए जा रहे हैं या जो कुछ नेचुरल केमिकल्स हैं जो कि एज अ पॉल्यूटेंट काम कर रहे हैं, तो उन सबको जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल कर सकते हैं। उनके पास ये एबिलिटी होती है कि इनकी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं इन केमिकल्स की। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से या जिसके अंदर क्या हो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी केमिकल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन करें, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बायो रिमीडिएशन। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको कि बायो रिमीडिएशन कह किसको रहे हैं। बायो रिमीडिएशन कहते हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है यानी बैक्टीरिया वगैरह को, ताकि उनके ज़रिए से जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके इन्वायरमेंट से, ताकि हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, हमारे इन्वायरमेंट को सेफ़ एंड साउंड बनाया जा सके। तो उसके लिए हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बायो रिमीडिएशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एक और बेनिफिशियल रोल हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर एक और चीज़ कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं वेल स्टडीड केमिकल, तो मैंने आपको उनके नाम नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे आपको उनके एक दो केमिकल्स के नाम बता देती हूँ जो कि इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं और ये भी टॉक्सिक हैं। एक तो है डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। आई नो ये काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आप फुल फॉर्म याद नहीं रख सकते तो आप सिंपली डीडीटी भी याद कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये केमिकल है और दूसरा केमिकल है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीसीबीज। पीसीबीज का क्या मतलब है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये दो केमिकल जो है वेल स्टडीड केमिकल हैं। और भी केमिकल हैं 3-4 और, ठीक है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ दो केमिकल्स भी याद कर लें तो ये भी बहुत है। तो ये दोनों केमिकल्स हैं वेल स्टडीड पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, इनको भी जो है वो डिस्ट्रक्ट किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं, खास बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया
जो कि रेजिस्टेंस रखते हैं इन पॉल्यूटेंट्स के खिलाफ। सही है, तभी तो हम इनको बायो रिमेडिएशन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? बाकी ऑर्गेनिजम्स को हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते? हम इनको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनमें इन पॉल्यूटेंट्स के खिलाफ ना सिर्फ इनके पास रेजिस्टेंस है बल्कि ये इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है ऑयल की डिस्ट्रक्शन में। ऑयल डिस्ट्रक्शन, ऑयल डिस्ट्रक्शन में किस तरीके से? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो आए दिन नए प्रोडक्ट्स बनाती रहती हैं, लेकिन इन रिटर्न वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस कर देती है। वो वेस्ट जो है वो टॉक्सिक गैसेस की फॉर्म में होता है। इसके अलावा अक्सर इंडस्ट्रीज़ जो है कुछ एक्सेस ऑयल होता है जो कि डेंजरस भी है, उसको ये पानी के अंदर जो है रिलीज़ कर देता है, यानी वाटर के अंदर, जिसकी वजह से किस पे असर पड़ेगा? हमारे मरीन इकोसिस्टम के अंदर। उसको कहा जाता है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल। तो बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं ऑयल स्पिल्स की डिस्ट्रक्शन में, क्योंकि ऑयल स्पिल जो है ये मैरीन इकोसिस्टम में हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजरस है। उनके टिश्यूज़ के लिए अगर उनकी बॉडी में वाटर के थ्रू जाएगा तो उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए बैक्टीरिया को यूज़ किया जा रहा है ऑयल्स को डिग्रेड करने के लिए, उनके डिस्ट्रक्शन में। ठीक है, अनदर कैटेगरी इज़ माइक्रोब्स इन लेबोरेटरीज। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह को, फंजाई में न्यूरोस्पोरा को हम यूज़ करते हैं जेनेटिक स्टडीज़ में। तो इनको सिर्फ जेनेटिक स्टडीज़ में ही नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि इनको और हवाले से भी इनकी स्टडी की जाती है। बैक्टीरिया और फंगस को जो है वो पढ़ा जाता है ताकि हम और डिफरेंट जो है प्रोसेसेस को समझ सकें। जैसे कि हम इनको यूज़ करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई को हम यूज़ करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस को समझने में, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस समझने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इनको पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि कितने ही बेनिफिशियल क्यों ना हो ये सारे बैक्टीरिया फंजाई वगैरह, लेकिन इनकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि डिजीज़ भी कॉज करती है। तो इनकी फिर हम डिजीज़ वगैरह की भी स्टडी करते हैं, और डिजीज़ की स्टडी पैथोलॉजी में की जाती है। ठीक है, पैथोलॉजी की ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें डिजीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि डिजीज़ जो है किस तरह से हो रही हैं और पैथोजेंस किस तरह से डिज़ीज़ कॉज कर रहे हैं और किस तरह से ये ट्रांसमिट हो रही है, मतलब इनके बारे में हम सारा कुछ पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। तो ये सब कुछ जो है वो इनको एज अ रिसर्च टूल यूज़ करते हुए ये सारे प्रोसेसेस इनकी बॉडीज़ में स्टडी किए जाते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इनकी बॉडी में स्टडी किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है यूकैरियोटिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से। तो अगर हमने इनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को समझ लिया तो हम यूकैरियोट के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया को रीसेंट मतलब आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है रिसर्च टूल के तौर पर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये रिसर्च में। बैक्टीरिया को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया जो है ये सिंपल है, इनका स्ट्रक्चर में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, और इसके अलावा ये ग्रो भी बहुत इजीली हो जाते हैं और बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। तो इजीली हम इनको ग्रो करवा के इनकी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो है वो बैक्टीरिया को यूज़ किया जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में।
जेनेटिक इंजीनियरिंग ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीन लेते हैं जिसे कहा जाता है फॉरेन जीन, फॉरेन जीन, और उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में, यूजुअली प्लाज्मिड को लिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर हम उस जीन को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये करने का मकसद क्या होता है, ताकि हम जो है वो एक न्यू जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकें, और कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है तो वही जीन्स हमने उठाए जो वो जीन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे वही जीन्स हमने लिए और उसको हमने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वो क्या करेगा कि वो वही प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत थी। सही है, तो इसीलिए जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की को जेनेटिकली इंजीनियर्ड बनाया जा चुका है, जैसे बैक्टीरिया को भी बनाया जा चुका है। बैक्टीरिया, फंजाई एज वेल एज अदर ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा, इनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग इनकी की जा चुकी है। ठीक है, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड होने के बाद ये हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी कि ना वो चीज़ें जो हमारे ब्लड क्लॉट होने में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये भी हम कभी किसी वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा वैक्सीन्स। तो अब आप ये जान ही गए होंगे कि कितनी ज़्यादा अहमियत है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, कि इसके ज़रिए से हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, तो ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हमने जो है वो प्रोड्यूस किए जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। और यहाँ पे इंसुलिन लिखा हुआ है, तो इंसुलिन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि इसको किस तरह से बनाया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो इंसुलिन हमें पता ही एक हार्मोन है, और हार्मोन बाय नेचर क्या होते हैं? प्रोटीन। इंसुलिन को हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है पैनक्रियास, वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और पैनक्रियास इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, तो पैनक्रियास के कौन से सेल्स हैं जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो उनका नाम है बीटा सेल्स। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप कि पैनक्रियास के अंदर बहुत सारे और भी सेल्स हैं जो कि और प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन हमारा कंसर्न अभी सिर्फ इंसुलिन है, तो उसकी बात कर रही हूँ मैं। पैनक्रियास के बीटा सेल हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। किस तरीके से मेंटेन करेगा? जब हम बहुत ज़्यादा स्वीट्स, कोई मीठी चीज़ें खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो अपने सिंपल सब यूनिट में ब्रेक डाउन होते हैं जो कि है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाए, ग्लूकोज अप हो जाए, ठीक है, तो अब हमारा हमारा सिस्टम क्या करता है कि पैनक्रियास जो है ना वो प्रोड्यूस करता है फिर इंसुलिन को, और फिर इंसुलिन क्या करता है? एक्सेस ग्लूकोज जो भी होता है ना उसको वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में,
ग्लाइकोजन ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है, और ग्लाइकोजन को वो स्टोर करवा देता है लिवर और मसल सेल्स में। और ये ग्लाइकोजन कब यूज़ होगा? जब हम फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं, यानी कि जब स्टारवेशन होती है, फूड की कमी होती है, तब ये हमारा ग्लाइकोजन एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल होगा। इसके लिए भी एक और हार्मोन है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम इंसुलिन की बात करें, ठीक है। तो तब यूज़ होगा। इस तरह से इंसुलिन ने क्या किया, इंसुलिन ने हमारे एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया ग्लाइकोजन में, और इस तरीके से हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो अपनी नॉर्मल लिमिट पर आ गया। ग्लाइकोजन को हम एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं जब हम स्टारवेशन की कंडीशन में हों, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और तो अब एक कंडीशन है जिसको कहा जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या होता है कि पेनक्रियाज जो है उसके अंदर आ जाती है डिस्ट्रक्शन, थोड़ी सी उसके अंदर जो है ना वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा होता, और वो इंसुलिन को या तो प्रोड्यूस कम कर रहा होता है, बहुत ही कम, ठीक है, और या वो प्रोड्यूस तो कर रहा होता है लेकिन हमारे जो सेल्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं इंसुलिन को। सेल के जो रिसेप्टर्स हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। तो इसके भी डायबिटीज़ की जो है दो कंडीशंस हैं, जानते ही होंगे आप कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी। तो ये कंडीशन है ऐसी जिसके अंदर इंसुलिन जो है वो सही तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर रहा। इंसुलिन का काम क्या था कि वो एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता ग्लाइकोजन में और उसको स्टोर करवा देता लिवर और मसल में, तो हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन पे आ जाता। लेकिन अब ये अपना काम ही नहीं कर रहा, तो इसलिए हमेशा हमारा ग्लूकोज लेवल हाई रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह से रोल प्ले करती है, तो हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड लेते हैं, और उस प्लाज्मिड के अंदर हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड के कुछ सेल्स हम निकाल देते हैं, ठीक है, और उसमें हम पैनक्रियाज के सेल्स लेते हैं, वो सेल यानी बीटा सेल जो कि डिस्ट्रॉय होते हैं, यानी कि उन सेल्स के अंदर से भी हम क्या करेंगे, वो जीन्स लेंगे जो कि इंसुलिन बनाने में हेल्पफुल थे, ठीक है, वो जीन्स हमने लिए और उस जीन्स को हमने इंसर्ट कर दिया प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है। जीन्स लिए, कहाँ से लिए, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज के किस पार्ट से लिए, बीटा सेल्स के अंदर जो भी उनका डीएनए, जाहिर है सेल्स हैं तो सेल्स के अंदर डीएनए मौजूद होगा, डीएनए में वो जीन्स होंगे जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो उन जीन्स में आ चुकी है डिस्ट्रक्शन। पैनक्रियाज से हमने जीन्स लेके और उसको हमने इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर। अब बैक्टीरियल प्लाज्मिड क्या करेगा, ये क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इवन ह्यूमन से भी ज़्यादा एक्टिव है, तो बैक्टीरिया जो है ना ये प्रोड्यूस करने लग जाएगा इंसुलिन को, ठीक है, क्योंकि हमने जो पैनक्रियाज के जीन्स थे वो हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिए, तो अब जो भी मेटाबॉलिक कंट्रोल है वो बैक्टीरिया के हाथ में, तो बैक्टीरिया जो है वो अपने प्लाज्मिड के ज़रिए वो ये प्रोड्यूस करने लग जाएगा इंसुलिन को। और ये इंसुलिन जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है अपने प्लाज्मिड के थ्रू, इस इंसुलिन को कहा जाता है ह्यूमेलिन। ह्यूमेलिन मतलब ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। तो आपने देख ही लिया होगा कि कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है प्लाज्मिड कि इनके ज़रिए से हम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर जो है वो हमारी ये वाली कैटेगरी भी ख़त्म होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है वो आपको इंसुलिन के बारे में बताया है थोड़ा सा। तो अब हमारी लास्ट कैटेगरी है माइक्रोबायोटा। माइक्रोबायोटा किसे कहते हैं,
हमारे ह्यूमन बॉडी की सरफेसेस पर कुछ पॉपुलेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उन्हें माइक्रोबायोटा कहा जाता है या नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है। यहाँ मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स ऑन ह्यूमन सरफेसेस। अब ये माइक्रोबायोटा जो है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर भी हैं, तो क्यों हैं, क्या इनका रोल है? तो माइक्रोबायोटा जो है ये कहलाते हैं बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ये हमारी बॉडी में मौजूद है लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, ठीक है। अब माइक्रोबायोटा जो है हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आवर इम्यून सिस्टम, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उनको ट्रीट करता है एज अ फ्रेंड। माइक्रोबायोटा को हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से देखता है, एक फ्रेंड्स के तौर पर। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ये फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इसी हवाले से एक हाइपोथेसिस है जिसको कहा जाता है ओल्ड फ्रेंड्स हाइपोथेसिस। ओल्ड फ्रेंड हाइपोथेसिस के मुताबिक ये कहते किसको हैं, ये कुछ इस तरह से स्टेट करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि कौन उसके फ्रेंड्स हैं और कौन जो है वो उसके लिए डेंजरस हैं, सही है। यानी कि मेरे कहने का मकसद क्या है कि ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है माइक्रोबायोटा और पैथोजेंस के दरमियान। माइक्रोबायोटा एंड पैथोजेंस, क्योंकि अगर देखें हम तो जब से जो है वो ह्यूमन क्रिएशन हुई है तो तब से ही उसकी बॉडी में जो है ये माइक्रोबायोटा मौजूद है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसीलिए इनको हम एज अ ओल्ड फ्रेंड कह सकते हैं। और इम्यून सिस्टम इनको फ्रेंड्स के तौर पर ट्रीट करता है, और इसीलिए अगर कोई भी पैथोजन इनकी बॉडी में एंटर होगा ह्यूमन की, तो इनका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको एज अ पैथोजन लेगा, ट्रीट करेगा, सही है, एक फॉरेन एंटीजन के तौर पर ट्रीट करेगा, जबकि हमारे जो माइक्रोबायोटा है उनको फ्रेंड्स के तौर पर ट्रीट करता है। तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि कौन इसके फ़ायदे में है और कौन जो है उसके लिए नुकसानदेह है। तो ये है ओल्ड फ्रेंड हाइपोथेसिस। और किस तरह से ये माइक्रोबायोटा हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि इनका कनेक्शन होता है इम्यून सेल्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, कनेक्शन विथ इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स के साथ इनका कनेक्शन है, ये इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। और ये जो भी पैथोजन बॉडी में अगर एंटर हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये उनके साथ compete करेंगे और उनको वहाँ पर डिज़ीज़ कॉज करने के लिए परमिट नहीं करेंगे, ठीक है, उनको वहाँ डिज़ीज़ कॉज नहीं करने देंगे। इस तरह से ये कहा जाता है कि अगर किसी ह्यूमन की बॉडी के अंदर उसके जो माइक्रोबायोटा हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर उसकी बॉडी में पैथोजेंस का अटैक कम से कम होगा, सही है। यानी कि एक तरह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे माइक्रोबायोटा पे डिपेंड करता है। तो आपने देख ही लिया कि यहाँ पर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है वो हमारी बॉडी में डिजीज़ को नहीं होने दे रही, इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। और
जिसकी बॉडी में ये माइक्रोबायोटा जो है अगर वीक हो जाए, जो कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे माइक्रोबायोटा को वीक कर देते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवरडोज लेते हैं एंटीबायोटिक्स का, एंटीबायोटिक्स की मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे जो माइक्रोबायोटा है वो वीक हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स से। इसके अलावा जो है वो स्टीरॉइड्स जो है इनके इंजेक्शंस भी लिए जाते हैं, इसकी वजह से भी माइक्रोबायोटा वीक हो जाता है। तो माइक्रोबायोटा अगर हेल्दी रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी है, और अगर इम्यून सिस्टम हेल्दी है तो हम खुद भी हेल्दी हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल हेल्थ इज़ वेल्थ। सो यहाँ पे हमारी सारी कैटेगरीज जो है वो पूरी हो चुकी हैं। एक छोटी सी चीज़ है वो मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे हमने सारे बेनिफिशियल एस्पेक्ट देखे हैं लेकिन हार्मफुल तो कोई एस्पेक्ट देखा ही नहीं हमने। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपने देखा होगा, आमतौर पर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारा जो मिल्क है अगर वो हम उसको बाहर छोड़ दें किचन वगैरह में, या अगर काफ़ी देर के लिए हम उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसको हम फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ना रखें तो उसमें खट्टा बना जाता है, सौर हो जाता है वो। ये सॉरिंग ऑफ मिल्क जो है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। ठीक है, ये कौन कॉज करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स। इसके अलावा फूड स्पॉइलेज, यानी कि हमारा खाना अगर हम बाहर ऐसे ही रख दें, उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे नहीं रखें, फ्रिज में ना रखें, तो हमारा खाना भी जो है वो ख़राब हो जाता है। या अक्सर जो है ना हमारे फूड जो फ्रिज के अंदर भी रखे होते हैं ना, वो काफ़ी दिनों के लिए अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब भी माइक्रोब्स की वजह से ही होता है। इसके अलावा माइक्रोब्स बहुत तरह की डिजीज़ेस कॉज करते हैं, एनिमल डिजीज़ेस, प्लांट डिजीज़ेस, एज वेल एज अदर्स, और ऑर्गेनिजम्स की भी डिजीज़ कॉज कर सकते होंगे ये। तो यहाँ पे मैं डिजीज़ेस को डिटेल में नहीं बता रही हूँ, इनका एक अलग से टॉपिक आएगा इंशाल्लाह। तो दैट्स इनफ। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूँ तो वो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी ज़रूर समझाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।